एवरीवन, तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने क्लास 9th का कंप्लीट रिवीजन किया था और दूसरे पार्ट में हमने सारे लॉज डिस्कस किए थे। ठीक है, आज इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इन सारे लॉज के ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ताकि हमको समझ आए कि इन लॉज का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जब एनालिसिस किया मैंने कि एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चंस है इन लॉ से रिलेटेड, जेई में कितने क्वेश्चंस आए हैं, नीट में कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दिखा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने क्यों ज़रूरी है, या फिर एक बार इनको देखना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमको एक्चुअली में समझ में आए कि इन लॉज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। सिर्फ ये बोल देना कि सिंपल रेशियो होता है, ये होता है, वो होता है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस ही हमको देखने हैं इस पार्ट में, और उसको देखने के बाद हमको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो हमने लॉज पढ़े हैं उनका कुछ तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आई होप कि इस वीडियो की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम समझा पाएँ। ठीक है, तो अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें, तो अगर हम उसको एनालाइज करें तो वो यही कहना चाहता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि कितना मास ऑफ NaCl डिकम्पोज होगा। कौन डिकम्पोज करेगा उसको? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? सोडियम बाइसल्फेट, और क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये किस लॉ का एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं? अपने लॉ नंबर 1 का, जिसका नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है कि ये जो सिनेरियो है ये क्या है? बिफोर द रिएक्शन। ठीक है, ये सिनेरियो है बिफोर द रिएक्शन, और ये जो सिनेरियो है ये क्या है? आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी मास होता है रिएक्टेंट्स का बिफोर द रिएक्शन, वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो हमेशा किसके बराबर होता है? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, अगर सारे के सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो गए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि कोई अनरिएक्टेड रह गया या कुछ भी, तो हम यहाँ पे यही मान के चलेंगे कि सारे रिएक्टेंट्स यहाँ पे कंज्यूम हो गए। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो अपना, अगर हम इन दोनों मासेस को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। ये क्या आएगा? ये क्या आ गया है अपना? मास ऑफ प्रोडक्ट। हम इसको MP से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हमको दिख रहा है कि हमको ये निकालना है कि ये कितना है। तो हमको पता है कि ये किसके बराबर होगा एक्चुअली में। ये अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये किसके बराबर आने वाला है? ये इसी के बराबर तो आएगा, है ना, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से? 14.75 ग्राम माइनस 9.8 ग्राम। ये क्या आ जाएगा? तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.95 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम 4.95 ग्राम ले लें किसका? NaCl का, तो वो इस रिएक्शन को कर देगा, है ना। और हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आई होप कि ये एग्जाम्पल से समझ में आया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का क्या एप्लीकेशन है, हम कैसे रिएक्शंस में इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपना दूसरा एग्जाम्पल है किसके ऊपर बेस्ड? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, क्या किया है यहाँ पे? हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या हुआ है? हमने 2.4 ग्राम किसके लिए है? Fe2O3 विच इज आयरन ऑक्साइड, हमने उसका रिडक्शन किया है। रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ठीक है, और आफ्टर द रिडक्शन हमको कितना आयरन मिल रहा है? 1.68 ग्राम आयरन मिल रहा है। ठीक है, ये हो रहा है पहले एक्सपेरिमेंट में। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? हम यहाँ पे मास चेंज कर रहे हैं किसका? आयरन ऑक्साइड का। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 2.9 ग्राम ले रहे हैं Fe2O3 का, उसका भी रिडक्शन ही कर रहे हैं, और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2.03 ग्राम किसका मिल रहा है? आयरन का। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन कंपाउंड है वो कौन है? यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कौन है? Fe2O3, है ना।
तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमसे क्या कहता था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का ये कहना था कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को लेके आए और उसको हम किसी भी सोर्स से लेके आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सेम एलिमेंट से बने हुए रहेंगे और जो रेशियो होगा किसका, मास का, उन एलिमेंट्स का जिससे वो बना हुआ है, वो क्या होगा, हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा और वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? Fe2O3 का जो रेशियो, इसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आयरन और ऑक्सीजन। तो हम इसको क्या, अगर हम इसको इस एक्सपेरिमेंट में देखें और इस एक्सपेरिमेंट में देखें, दोनों ही केसेस में हमको आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देखें तो हम कह सकते हैं कि Fe2O3 यहाँ पे कितना है, 2.4 ग्राम है, जिसमें कि Fe कितना है, 1.68 ग्राम। तो हम अगर ऑक्सीजन निकालना चाहें कि ऑक्सीजन कितना होगा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे ऑक्सीजन का मास निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, मास ऑफ Fe2O3 में से मास किसका माइनस करना पड़ेगा, आयरन का मास माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो किसका मास आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। ये कितना होगा, 2.4 ग्राम माइनस क्या करेंगे, 1.68 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया है, 0.72 ग्राम्स, मतलब कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0.72। ठीक, ये किसके बारे में बात हो रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कि मास ऑफ ऑक्सीजन ये है और मास ऑफ आयरन क्या है, 1.68 ग्राम है। तो अगर हम अब यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें इस कंपाउंड में, Fe2O3 में किसका रेशियो निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम मास का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो रेशियो कितना होगा, 1.68 इज टू 0.72। ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2.33 इज टू 1, ऐसा कुछ रेशियो आएगा ये। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं, हम इस रेशियो को बस यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या, 2.33 इज टू 1। ये किसका रेशियो आया है, आयरन इज टू ऑक्सीजन के मास का रेशियो आया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के बारे में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास 2.9 ग्राम Fe2O3 है और आयरन कितना है, 2.03 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछले केस में निकाला था। हमको क्या करना होगा, आयरन ऑक्साइड के मास से हम सिंपली आयरन का मास माइनस कर देंगे और क्या आ जाएगा, 2.90 माइनस 2.03 ग्राम, और ये क्या आ जाएगा, 0.87 ग्राम। ठीक, तो अब हम जैसे हमने पिछली क्लास में आयरन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला था, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, Fe इज टू ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आ जाएगा, 2.03 इज टू 0.87 ग्राम्स, और ये जो होगा ये रेशियो क्या आने वाला है, ये 2.33 इज टू 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम नहीं सिखा रहे, क्योंकि दैट इज मैथमेटिक्स। अगर किसी को ये सब रेशियोज निकालने में प्रॉब्लम होती है तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट कर ले वैल्यूज़ को, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन से यह काम नहीं चलेगा। तो इट इज़ बेटर कि अगर हमको इन सब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे रेशियो निकालें, क्या करें, तो उसके लिए सेपरेटली हम YouTube पे वीडियो सर्च कर सकते हैं कि हम कैसे इन कैलकुलेशंस को ईजिली करें। ठीक है, यहाँ पे हम वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले किसका एप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता था कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो कि 2 कंपाउंड बना रहे थे, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो लॉ क्या बोलता था कि इसमें किसी एक एलिमेंट का मास क्या होता है, फिक्स होता है, और जो एलिमेंट जिसका मास डिफरेंट होता है उनके जो मास होते हैं उसका रेशियो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन मिलके 3 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। उनका नाम क्या है, A, B और C। ठीक है, जिसमें हमको हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। अगर हम मान लें कि जो टोटल कंपाउंड है अगर उसका 100% है, ठीक है, टोटल अगर हम 100 मान लें, तो अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है तो कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, 100 में से उसको माइनस कर लेंगे। इस कंपाउंड में कौन कौन प्रेजेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो अगर 25 उसमें से हाइड्रोजन होगा तो 75 ही तो कार्बन होगा, है ना। तो अगर हमको हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया तो हम कार्बन का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, 100 में से
हाइड्रोजन वाले परसेंटेज को माइनस करके, ठीक है। तो सबके लिए निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 75, ये कितना आ जाएगा 85.7 के अराउंड आ जाएगा, और ये आ जाएगा 92.3 के अराउंड, ठीक है। अब ध्यान से समझना है हमको, हम क्या करेंगे यहाँ पे किसी एक के एलिमेंट को मास को क्या करेंगे फिक्स करेंगे और दूसरे वाले का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे किसी को भी चूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे कार्बन को चूज करके हाइड्रोजन के, यहाँ पे हम कार्बन के मास को फिक्स करके हाइड्रोजन का रेशियो चेक कर सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोजन के मास को फिक्स करके किसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन का। और हमको रेशियो किसका कैलकुलेट करना है, कार्बन का। हर अलग अलग कंपाउंड में ए बी सी में हमको क्या देखना है कि कार्बन किस मास के रेशियो से कंबाइन कर रहा है, वो रेशियो कैसा आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। अब इस क्वेश्चन में हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, ऐसा पूरे ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज है ये ऑब्वियसली हमको होल नंबर्स नहीं देने वाली है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करके एक रफ आइडिया लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने पहले कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड नंबर ए के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 25 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, 75 पार्ट ऑफ कार्बन। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन का मास फिक्स करना है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, 75/25 विच विल बी 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अब हम सबके लिए निकाल लेंगे कि सब में एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्ट ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। हम चलते हैं कंपाउंड नंबर बी में। ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं कि 14.3 को हम 14 ले लेते हैं, 14 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 86 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, 86/14 विच विल बी इक्वल टू अराउंड 6 पार्ट्स, ठीक है, 6 पार्ट्स ऑफ कार्बन। अब हम बात करें अगर कंपाउंड नंबर सी के बारे में, तो ये क्या बोल रहा है 7.7 को हम क्या ले सकते हैं, 8 ले लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि 8 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, 92.3 को 92 ही रहने देते हैं, 92 पार्ट्स ऑफ कार्बन के साथ ये क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने किसके साथ करेगा, 92/8, दिस विल बी समवेयर अराउंड 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हम ये सारी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट करके ले रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने तीनों ही केसेस में क्या कर दिया, हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया है। और अगर हम ध्यान से देखें कार्बन के मास का रेशियो, तो वो क्या होगा, वो निकालना है हमको। तो एक्चुअली में रेशियो किसके बीच में निकालना है, 3:6:12 विच इज अराउंड 1:2:4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं ये समझ में आ रहा है। तो अपना अब जो चौथा एग्जाम्पल है वो किसको डील कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को, ठीक है। इस लॉ में क्या होता था, हम 3 अलग अलग एलिमेंट्स लेते थे और वो लोग क्या करते थे, कुछ कंपाउंड्स बनाते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, एक लिया है पोटेशियम जो किसके साथ कंपाउंड बना रहा है, क्लोरीन और आयोडीन के साथ। इसके साथ जो वो कंपाउंड बना रहा है वो KCl है, इसके साथ जो कंपाउंड बना रहा है वो Ki है, और ये क्या बना रहा है, ICl। ऐसा ही कुछ हो रहा है, यही पढ़ा था हमने। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाला लॉ हमसे क्या बोलता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे K का मास क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पे अगर हम Cl और I का रेशियो देखें और यहाँ पे हम Cl और I का रेशियो देखें, किसका, मास का रेशियो, तो वो क्या दिखेगा हमको दिखेगा कि क्लोरीन का जितना पार्ट यहाँ कंबाइन कर रहा है उतना ही आप या तो यहाँ कंबाइन कर रहा होगा या उसी का कुछ मल्टीपल होगा, है ना। या फिर हम ये बोले कि यहाँ पे अगर हम क्लोरीन और आई का रेशियो निकालें कि वो कितने मास से कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन और आई का रेशियो निकालें तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 52% पोटेशियम है तो क्लोरीन कितना होगा, क्लोरीन विल बी 48%। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग वही कर रहे हैं कि टोटल कंपाउंड को 100 मान रहे हैं और दूसरे वाले को 100 में से उसमें से माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे I कितना आने वाला है, यहाँ पे I कितना आएगा, 76.5
4%, ठीक है। और अगर हम इस वाले कंपाउंड में Cl का मास निकालें तो वो कितना आएगा 21.8%, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे किसका मास कांस्टेंट करेंगे? पोटेशियम का, क्योंकि पोटेशियम क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि 52 पार्ट्स ऑफ पोटेशियम क्या किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? 48 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन के साथ। तो एक पार्ट ऑफ पोटेशियम किसके साथ कंबाइन करेगा? 48/52 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन के साथ। ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 0.92 पार्ट्स। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 पार्ट ऑफ क्लोरीन मान ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, इस वाले केस पे आते हैं। किस वाले केस में? इस वाले केस में आते हैं। ध्यान से देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि 23.6 पार्ट्स ऑफ पोटेशियम इज कंबाइनिंग विथ 76.4 पार्ट्स ऑफ आयोडीन, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 पार्ट ऑफ पोटेशियम इज कंबाइनिंग विथ 76.4 अपॉन 23.6 पार्ट्स ऑफ आयोडीन। अगर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करें, ये जो वैल्यू है वो अराउंड आ रही है 3.5 पार्ट्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे I और Cl का रेशियो कितना है? 3.5:1 का, ठीक है। और अगर हम इस कंपाउंड में देखें, किस कंपाउंड में? ICl में देखें, ये जो रेशियो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? इन दोनों का रेशियो आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें I और Cl का रेशियो, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आने वाला है, 3.5:1 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। देखो ध्यान से समझ लो, अगर हम 21.8 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आएगी। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है? आई होप कि इस एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ा होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए। तो ये जो अपना क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स के ऊपर, ठीक है। ये लॉ क्या बात करता है कि जब भी दो गैसेस कंबाइन करती हैं, और तो वो कैसे कंबाइन करती हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो में करती है, और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है? अगर हम प्रोडक्ट का भी रेशियो निकालें तो वो भी क्या आने वाला है? सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? हमने एक कंपाउंड लिया है एसिटाइलिन, जिसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर कंबशन करवा रहे हैं। तो हमको पता है कि कंबशन रिएक्शन में हमेशा क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर अपने पास 40 ml है इस कंपाउंड का, तो बताओ कि कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। देखो ये क्वेश्चन हम और अच्छे से कर पाते अगर हमने स्टोक्योमेट्री पढ़ ली, जो कि लेटर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पहले से ही क्या किए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे हैं। देखो अब ध्यान से समझना, अगर अपने पास 40 ml है, ठीक, तो उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए ये हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना, अगर मेरे पास 2, यहाँ पे 2 लिखा है ना, इसका मतलब 2 वॉल्यूम अगर होगा तो वो किसके साथ कंबाइन करेगा? 5 वॉल्यूम के साथ कंबाइन करेगा। तो अगर हम ये निकालें कि 1 वॉल्यूम होता तो वो किसके साथ कंबाइन करता? 5/2 वॉल्यूम के साथ कंबाइन करता। तो अगर मेरे पास 40 ml है तो वो किसके साथ कंबाइन करेगा? 100 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। आई होप कि हमने बस थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन किया है और हम लोग आराम से सॉल्व करके निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस भी अप्लाई हो सकता है। देखो इधर 2 है, इधर क्या है? 4 है, मतलब ये इसका क्या है? 2 गुना है। तो अगर यहाँ पे अगर ये इसका, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? 2 गुना होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हम 40 ml लें तो वो 80 ml क्या बना के देगा हमको? CO2 बना के देगा। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल स्टोक्योमेट्री से सॉल्व हो जाता है। तो अभी हमने 5 अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? जो 5 अलग अलग लॉज हमने पिछली पार्ट में पढ़े थे, ठीक है। आई होप कि इन 5 क्वेश्चन से थोड़ा सा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा होगा जो लॉज हमने पढ़े हैं उसके लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।